राजनीतिक लड़ाई लिंचिंग पर आई। मॉब लिंचिंग, पिछले कुछ सालों में यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। इस शब्द की व्याख्या राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर लेती हैं और जब मौसम चुनावी हो तो इसका जिन्न बाहर ना निकले, ऐसा हो भी नहीं सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से लिंचिंग का जिन्न बाहर निकला है और इस पर सियासी जंग छिड़ गई है। लिंचिंग पर खूब सारी दलीलें दी जा रही हैं और सवाल यह उठता है कि लिंचिंग की आड़ में होने वाली हत्या का क्या, और उस पर चर्चा क्यों, एक्शन क्यों नहीं। आज प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। अब ऐसे में प्राइम सवाल जो है वो ये है कि क्या चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है। सवाल नंबर 2 की अगर बात कर लें तो दूसरा सवाल यह है कि मॉब की आड़ में हत्यारों को बचा लिया जाता है। और तीसरा सवाल यह है कि हत्या और लिंचिंग के बीच की लकीर धुंधली क्यों हो गई है। तो आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और आप ही से प्राइम डिबेट का जो पहला सवाल है कि क्या चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है। बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो राजनीति को प्रभावित करती हैं, चुनाव का जो समीकरण होता है उसको प्रभावित करती हैं। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे जो एक राजनीतिक सोच होती है या राजनीतिक धारणा होती है वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार होती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती है। भीड़ जिस तरफ चल पड़ती है वो घटना कर देती है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार पिछले कई वर्षों से हो रही हैं। उसमें कम ज़्यादा हो सकती हैं, कई घटनाएं बहुत दर्दनाक हैं, खौफनाक हैं, वो हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि कौन सा राजनीतिक दल किस व्यक्ति की लिंचिंग पर ज़्यादा बोलता है, यानी पीड़ित कौन है ये देखा जाता है उसके समुदाय के आधार पर। जो आरोपी हैं वो कौन है, उनको यदि वो किसी खास उससे ताल्लुक रखते हैं तो उनको बचाने वाले भी लोग खड़े हो जाते हैं, किसी खास उससे रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले भी लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाओं के पीछे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी घटनाओं के पीछे कोई राजनीतिक सोच जिम्मेदार होती है, लेकिन कई घटनाओं का राजनीतिक कनेक्शन या उस विचारधारा से कनेक्शन लोगों का देखने को मिलता है और इनका चुनावी राजनीति पर असर होता है। उस असर को ख्याल में रखते हुए राजनीतिक दल किस मुद्दे को कितना उठाना है, किस पर मौन रहना है, किस पर मुखर होना है, ये निर्धारित करते हैं। राजनीतिक पार्टियां मॉब लिंचिंग को अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्या कर लेती हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि वो अपना राजनीतिक नफा और नुकसान देखती हैं। उसमें देखा जाता है कि जो मृतक है वो कौन है, उसको मारने वाले कौन है, उसके हिसाब से बोला जाता है किस पर मौन रहना है, किस पर मुखर रहना है। बिल्कुल, उनको चुनावी लाभ और हानि के हिसाब से देखा जाना चाहिए। जबकि होना यह चाहिए कि पहली बात तो इस तरह की भीड़ को उकसाने के कोई भी राजनीतिक विचारधारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में काम नहीं करे। यदि कोई घटना हो जाती है तो हम सब जानते हैं इस तरह से पीट पीट कर भीड़ किसी को मार दे तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कानून का मजाक कुछ नहीं हो सकता है कि भीड़ किसी को पीट पीट कर सरेआम मार दे। तो उसकी सबको आलोचना करनी चाहिए। अब आर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे यही चीज समझना चाहूंगा कि क्या मौसम चुनावी है इसीलिए ये जो लिंचिंग का जिन्न है वो बाहर आता है। अभिषेक, इसको मौसम के हिसाब से जोड़ना गलत है मेरे मायने से। तो देश में 2014 के बाद में ये शब्द का आविष्कार हुआ भारतीय राजनीति में। मॉब लिंचिंग का अर्थ सीधा सीधा जो लगाया जा रहा था, बेवजह बिना कारण के आरोप लगा करके व्यापारियों को जय सिया राम के नारे लगा करके इसलिए मार दिया जाए कि वो किसी विशेष समुदाय के हैं और उनसे लाभ किसको मिलना था,
मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी है, केंद्र में सरकार बनी है, इस देश में नए नए शब्दों का आविष्कार हुआ है। अब की बार मोदी सरकार पहली बार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गौण हो गई, मोदी जी आ गए। कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने भी 3-3 बार देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार मोदी सरकार। मैं कहना यह चाहता हूं, सहिष्णुता जो दो समुदायों में थी, वो समुदायों में सहिष्णुता 2014 के बाद में लगातार कम होने के लिए ये मॉब लिंचिंग जैसे कांड होने लगे। आकोदिया जी सही कह रहे थे, अपनी विचारधारा को ताकत देने के लिए आदमी को मार डालो, वहां की सरकार उनको प्रोटेक्शन करे, क्या अपराधी भीड़ पहले के नाम पर बचा लिया जाए, मॉब लिंचिंग कोर्ट नहीं के अंदर होती थी? पुलिस वालों को काम नहीं करने दिया जाए, 2014 से पहले क्या मॉब लिंचिंग नहीं होती थी? हानिकारक है जी। 2014 से पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। मैंने भी लंबा राजनीतिक जीवन देखा है। मैं 44 साल से कांग्रेस में हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप भी देखा है, जनता दल का भी स्वरूप देखा है, इनकी मूल पार्टी जनसंघ का भी स्वरूप देखा है। ये मॉब लिंचिंग शब्द को मैंने भी कभी सुना नहीं। ये परिष्कृत रूप आया 2014 के बाद में देश की राजनीति में, केवल एक विशेष विचारधारा को ताकत देने के लिए। और यहां तक थाने को, पुलिस थाने को भी आप पाबंद कर दिया जाता था कि आप रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करें। वो तो भलाओ देश के मीडिया का, अखबारों का, प्रिंट मीडिया का और आपका ये टेली प्रिंट मीडिया का आप लोगों ने दिखाया, तब लोगों को पता लगा ये देश में हो क्या रहा है। देश में एक विचारधारा की जो सरकारें चल रही थी, अपने विचारधारा के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रोत्साहित दे रहा था। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस मामले में। गौ रक्षकों के नाम पर जब लगातार मॉब लिंचिंग हो रही थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, देश में आलोचना हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय हमारी बदनामी हो रही थी, प्रधानमंत्री जी को खुद को कहना पड़ा ये गुंडे हैं, ये गौ रक्षक नहीं है। इससे ज्यादा क्या हो सकता था? देश और विदेश में कितनी बदनामी हुई इस मॉब लिंचिंग के मामले में। इसका जवाब रामलाल शर्मा जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या वजह है रामलाल शर्मा जी, जिस तरीके से आर तिवारी जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद अलग अलग तरीके के शब्दों का इजाद कर रहे हैं आप? देखिए एफसीपी, अभी आर तिवारी जी को मैंने पूरा धैर्य पूर्वक सुना है। मैं तिवारी जी से भी आग्रह करूंगा कि मेरी बात को भी वो धैर्य से सुने पूरी बात, और फिर उनको लगता है कि कोई बात मुझे कहनी है तो आप उसके बाद में कहें। अभी इन्होंने कहा कि पहली बार इन्होंने सुना है कि अब की बार मोदी सरकार। हमने तो पहले भी नारा दिया था, अटल अडवाणी कमल निशानी मांग रहा है हिंदुस्तान। हमने अटल जी के नाम पर भी नारा दिया, अडवाणी जी के नाम के ऊपर भी नारा दिया, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग का शब्द 2014 के बाद में काम में 2014 के बाद में सुनाई दिया, उससे पहले सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर तो पट्टी बंधी हुई थी ना। 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो कितने निर्दोष सिखों को किस तरीके से कत्लेआम किया गया था, वो आपको दिखाई नहीं देता। आपके तो गांधारी की तरह पट्टी बंधी हुई थी, धृतराष्ट्र की तरह आंखों से दिखाई थोड़ी देता है। लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का चश्मा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर चढ़ा हुआ है, आज हिंदुस्तान के अंदर कोई घटना घटित होती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा जाता है, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसके पक्ष में खड़ी हुई नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी पहले उस चश्मे से देखती है कि मेरा वोट बैंक है क्या, जब इनका वोट बैंक दिखाई देता है तो अरे रामलाल जी, देश में मानवता की बात करती है, इंसानियत की बात करती है कांग्रेस, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है जिस प्रकार आपकी विचारधारा की आपकी भारतीय जनता पार्टी करती है। कीमत रखते हो क्या? किस तरीके से योगेश जाटव को मारा गया घेर के अलवर के अंदर, कभी बोले आपकी पार्टी और आपकी सरकार? किस तरीके से कभी आपकी बोली सरकार, कभी निंदा की आपकी सरकार ने? कानून का राज है, कांग्रेस हमेशा कानून के अनुसार काम करती है। इसको आप सांप्रदायिकता का रंग देने के लिए आप और आपकी पार्टी माहिर है। रामलाल जी, एक मिनट आर तिवारी जी को सुन तो लीजिए। आकलन करोगे रामलाल जी, ठीक है, आप एक मिनट, रामलाल शर्मा जी, एक चीज है, आप इतिहास खंगाल रहे हैं मॉब लिंचिंग की। इतिहास खंगालना क्या जरूरी है? जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पे एक्शन होना ज्यादा जरूरी है या मॉब लिंचिंग का इतिहास खंगालने की जरूरत है?
रामलाल जी, देखिए अभिषेक जी, मैंने जैसे कहा कि अगर कोई घटना घटित होती है और घटना अगर निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध होती है, वो घटना निंदनीय है, कोई भी समाज करे, कोई भी व्यक्ति करे। लेकिन उस घटना के उपरांत अगर राजनीतिक चश्मे से आप देखोगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, घटना घटित होती है, कोई इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलता, कोई इनका केंद्रीय नेता नहीं बोलता। और अगर कोई दूसरे वर्ग विशेष के और समुदाय विशेष के प्रति घटना घटित होती है तो दिल्ली तक के इनके कांग्रेस के नेताओं के आंखों के अंदर आंसू आता है। इंसान के विरुद्ध अगर कोई घटना होती है तो इंसानियत के नाते उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक के आधार पर कांग्रेस इन घटनाओं की निंदा करेगी। राजस्थान के अंदर एक नहीं अनेकों घटनाएं घटित हो रही है, एक भी केंद्रीय नेता बोलने की हिम्मत नहीं करा, आखिरकार चुप क्यों है वो? तो रामलाल जी, अरे आज ही 4 जिले के पंचायत के चुनाव ने आपको बता दिया आपका आईना क्या है। झूठों की पार्टी, केवल बयानवीरों की पार्टी, जनता के साथ में सीधा संबंध नहीं। आप झूठ के आरोप लगा लो। कांग्रेस का शासन हमेशा कानून का शासन रहा है। दिल्ली 2014 में भी आशीर्वाद दिया है, 2019 में भी आशीर्वाद दिया है, आपकी मेहरबानी से नहीं है। ठीक है रामलाल जी और तिवारी जी, एक मिनट आज ही 4 जिला के मतदाताओं ने आपको आईना दिखाया। रामलाल जी, आज ही 4 जिलों के रामलाल जी और आर तिवारी जी, आज मॉब लिंचिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर चुनाव के बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे। अब अवधेश जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, घटनाएं तो लगातार घट रही हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह होता है कि कहा यह जाता है भीड़ का कोई चेहरा है नहीं। अब इस भीड़ का अगर कोई चेहरा है नहीं तो ऐसे में क्या हत्यारों को भी इस मॉब के नाम पे बचा लिया जाता है, चेहरा छुपा लिया जाता है? बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें 2-3 बातें बहुत चिंताजनक हैं। देखिए, एक तो जो इसको, ये केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। लोग बिल्कुल अधीर होते जा रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर इस तरह से गुस्सा होना, भीड़ इकट्ठी होना, भीड़ का उग्र होना, भीड़ का हत्या जैसी अपराध को घटित कर देना, इस तरह की ये सारी की सारी राजनीतिक नहीं सामाजिक समस्याएं। लेकिन वो जिस वजह से हो रही है उसको कोई राजनीतिक विचारधारा यदि खाद और पानी दे रही है तो ये चिंताजनक है। दूसरा, जैसा अभी रामलाल जी ने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि ये देखते हैं कि किसी समुदाय विशेष का है तो बोलेंगे। आप भी यही काम करते हैं। आप भी देखते हैं कि क्या आप पहलू खान के मामले में बोले थे, जैसा आप जो आपने जिक्र किया अभी, उस घटना का आप नहीं बोले थे। पहलू खान के मामले में राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, सब कार्रवाई की है, नहीं मजबूती से कार्रवाई करती है। नहीं करता। पुलिस वालों को आपने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था आपके शासनकाल में। आपके क्यों वादन कर रहे हो? कहाँ पुलिस वाले को एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया था? अरे पूरा राजस्थान और देश जानता आपके शासन में मॉब लिंचिंग का नया शब्द का इजाद हुआ। उसके पहले कभी नहीं था। भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने, कभी नहीं रहा। ये 2014 के बाद में जो मॉब लिंचिंग हुई उसके लिए एक विचारधारा ने उसको प्रोत्साहित किया। और अंततः आप याद करो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और गुंडे बताना पड़ा। अवधेश जी को सुन तो लीजिए। जी अवधेश जी जो बोल रहे थे पहले उसको सुन तो लीजिए। रामलाल जी मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। पहलू खान वाले मामले में आपकी सरकार थी बिल्कुल, और आपकी सरकार ने ही पहलू खान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया, जिसको हाई कोर्ट ने बाद में क्वेश्चन किया था। आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार के समय में पुलिस ने बताया था कि वो एक गो तस्कर था, जिसको हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को गलत माना, क्वेश्चन किया। देखिए, दोनों राजनीतिक दल पीड़ित कौन है ये देख के बोलती हैं, आरोपी कौन है ये देख के बोलती है। ये अलग बात है कि उसमें समुदाय कौन सा है, लेकिन भेदभाव तो दोनों करते हैं ना। आप होना ये चाहिए कि कोई भी पीड़ित हो आपको बोलना चाहिए, आपको उसी तरह से मुखर होना चाहिए जैसे आप होते हैं। पिक एंड चूज नहीं चल सकता, और ना ही किसी को संरक्षण देना चाहिए, कांग्रेस को ना बीजेपी को। जब तक ये चलता रहेगा, इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलता रहेगा और ये नहीं रुके। ठीक है आर तिवारी जी, अब देखिए अवधेश जी ने तो जिस तरीके से कहा, हालांकि रामलाल जी उसको लेकर के थोड़ा अग्रेसिव भी हुए, लेकिन आर तिवारी जी चर्चा एक पहलू खान की हुई, ऐसे कई केसेस हैं। अपने अपने हिसाब से पार्टियां जो हैं वो चयन करती हैं कि वो मुद्दा कौन सा शख्स है जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, उसके नाम के हिसाब से ही पार्टियां बढ़ती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा देश तो आपसी समरसता वाला है,
जहां पे नाम और धर्म पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज देख करके पार्टियां क्यों आगे बढ़ती हैं? ये देश का दुर्भाग्य अभिषेक, कांग्रेस ने जो लोकतंत्र दिया है बटन दबाओ शासन बदल देती है। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता के खिलाफ जब जनता ने वोट डाला, इंदिरा गांधी ने 1 सेकंड में जनता पार्टी को अपना शासन सौंप दिया। लेकिन आज जो देश में वातावरण चल रहा है अभिषेक, उससे लग रहा है कि वो जिंदगी को आखिरी सांस तक अपनी पार्टी का शासन चाहते हैं, एक विचारधारा का शासन चाहते हैं। उनके लिए सारे आर तिवारी जी, अगर वो चाहते हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है, राजस्थान में हमारे अभी नगर निगम, पंचायत और 8 विधानसभा के उपचुनाव है, और आज 4 जिला परिषद के चुनाव है। ये सारी बातें कुछ समय के लिए तो लोगों को लुभावनी लगती है, लेकिन अपनी रोटी रोजी पेट का सवाल जब आता है, देश में भाईचारा हमारे को याद आता है। अरे देश में जब तक भाईचारा नहीं होगा, हम एक दूसरे संप्रदाय के खिलाफ बोलते रहेंगे, तो देश का आदमी, नौजवान बेरोजगार रहेगा, उसको रोटी रोजी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब रामलाल जी, इसी चीज के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, लिंचिंग अगर किसी की हो रही है, वो हत्या तो है, लेकिन वो हत्या वाला शब्द जो है वो पीछे छूट जाता है, और वो लिंचिंग बन करके जो वो लकीर होती है वो धुंधली हो जाती है। आज देखिए, झारखंड सरकार ने विधेयक पारित कर दिया है, आजीवन कारावास की सजा होगी अगर लिंचिंग में जो दोषी होगा, और उसके अलावा 25 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो अगर राज्य सरकारें इस तरीके से बढ़ रही है, केंद्र सरकार को भी स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? आपको नहीं लगता है? देखिए, कानून हर घटना के लिए बना हुआ है। अगर कोई भी किस प्रकार की घटना घटित होती है, उसके लिए कानून के प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार गंभीरता कितनी रखती है। राजस्थान में 2 घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। कृष्ण वाल्मीकि की सरेआम हत्या होती है, वीडियो बनता है, वीडियो रिलीज होता है, पूरी दुनिया देखती है, लेकिन सरकार चुप रहती है, कांग्रेस के नेता चुप रहते हैं। अलवर के अंदर योगेश जाटव की हत्या होती है, सरेआम हत्या होती है, वीडियो बनता है, और वीडियो के उपरांत भी सरकार चुप रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार इन घटनाओं को अगर दर्दनाक मानती है, गंभीर मानती है, तो क्यों नहीं एक नजीर पेश करने का काम करती है कि 1 महीने के अंदर चालान पेश करेंगे, 2 महीने के अंदर सजा देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। मैं ये इतना चाहता हूं, इस प्रकार की जो भी अप्रिय घटनाएं घटित होती है, सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, कानून के प्रावधान के अंदर आवश्यकता है। जी, ये नाम देख करके क्यों झारखंड की घटना पे बीजेपी भी चुप रहती है, दादरी की घटना पे बीजेपी भी चुप रहती है, हिमाचल की घटना पे बीजेपी भी चुप रहती है? तो सवाल तो इसी वजह से उठते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन घटनाओं का समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन मैं नहीं कह रहा हूं, चुप रहती है, और वो है एक सिद्धांत, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। जो गुनहगार है पर आपका चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का बयान है, मन में आप लोगों ने तो इस शब्द का इजाद किया है। आपकी फैक्ट्री से निकलते हैं सारे शूरवीर, इनकी कोई राजकीय नेता नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी से तो निकल करके परिवार पहुंच जाती है घटना इस तरह मेरे भगवान नाम का नाम लेकर के जल्दी से एक छोटा सा कमेंट अवधेश जी मैं जानना चाहूंगा, इसका इलाज क्या? जल्दी से कमेंट चाहूंगा, अवधेश जी इसका इलाज क्या? जी इसका इलाज क्या? देखिए, इसका इलाज ये है, देखिए ये बिल्कुल एक सामाजिक समस्या है। इसको राजनीतिक जो बिरादरी है पूरी पूरी, या राजनीतिक विचारधारा है, वो उसको खाद पानी देना बंद करें, और कौन पीड़ित है, कौन आरोपी है, ये देख के मौन रहना, ये देख के मुखर होना, जब तक ये बंद नहीं होगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इन पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।